प्रकाशित हो चुकी है और आपके आज का व्याख्यान का विषय है भाषा, साहित्य और प्रातिनिधिकता का प्रश्न। तो मैं हम सभी प्रतिभागियों की ओर से आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने विचारों से हमें कृतज्ञ करें। आप सबको मेरा सादर अभिवादन। और बहुत खुशी हो रही है कि कालीकट विश्वविद्यालय और वहाँ के CPDHE केंद्र, शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में वक्तव्य देने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। जो भागीदार हैं वे सब के सब शिक्षक हैं, तो एक कह सकते हैं कि एक समानता का धरातल, बातचीत में एक समानता का धरातल हम मान के चलते हैं। और मैं भाषा के प्रातिनिधिक पक्ष पर आज अपनी बात रखना चाहती हूँ। भाषा और भाषिक प्रयोगों में प्रतिनिधित्व का सवाल किस तरह से आता है और भाषा को आम तौर पर हम साहित्य वाले या सामान्य जनजीवन में जिस तरह से हम भाषा का प्रयोग करते हैं उस क्षेत्र में हम भाषा को किस तरह से देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है कि हम इस पक्ष पर ध्यान दें और तब प्रातिनिधिकता की तरफ जाएं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये जानना है कि अब तक हम लोग जिस तरह से किसी खास दिन पर अथवा साहित्य के भीतर एक विशिष्ट प्रकार की भाषा या बाज़ार की तरफ जब हम चल जाते हैं तो कहते हैं बाज़ार की भाषा, किसी और प्रांत की तरफ जाते हैं तो कहते हैं उस प्रांत की ये भाषा है और उस प्रांत में जो अन्य भाषा का रूप है या किसी विशेष भाषा का रूप है वो कैसे बदल रहा है। ये तमाम बातें हम लक्षित करते हैं भाषा के संदर्भ में बातचीत करते हुए। लेकिन जो चीज़ ध्यान देने की होती है वो ये नहीं, कारण कि ये तो भाषा का व्यवहार मूलक पक्ष है। भाषा को समाज में, साहित्य में हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसको बताने और जाहिर करने वाला पक्ष है। जैसे हम साहित्य के भीतर भी भाषा की श्रेष्ठता, भाषा की क्लिष्टता, भाषा की सरलता, भाषा की अलंकारिकता, लाक्षणिकता, बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं और एक रचनाकार की भाषा को दूसरे रचनाकार की भाषा से अलगाते भी हैं, एक कालखंड की भाषा से दूसरे कालखंड की भाषा को अलगाते भी हैं। यानी ये प्रवृत्ति के आधार पर होता है, कालखंड के आधार पर होता है, साहित्यकार की अपनी अपनी प्रवृत्तियों के आधार पर होता है, सरोकार के आधार पर होता है, बहुत सारे पक्ष हैं इसके। इसी तरह से जनजीवन में जब हम भाषा की बात करते हैं तो वहाँ हमारा ध्यान ज़्यादातर उपयोग पर होता है कि जो कुछ हम कहना चाह रहे हैं वह हम अभिव्यक्त कर पा रहे हैं कि नहीं। और कई बार जनजीवन में बरती जाने वाली जो भाषा है उसमें कई बार उस उपयोगिता का पक्ष इतना हावी रहता है कि भाषा के विन्यास या भाषा के व्याकरण या भाषा की कलात्मकता या अन्य पक्षों पर उस तरह का ध्यान हमारा नहीं जाता है। इसी तरह से जब हम अभी एक नया क्षेत्र पैदा हुआ है भाषा के संदर्भ में मीडिया का, जिसे हम मास मीडिया के रूप में जानते हैं, और मास मीडिया ने भाषा के स्वरूप को प्रभावित भी किया है और भाषा के लिए एक बड़ा विस्तारित क्षेत्र निर्मित भी किया है। तो इन तमाम संदर्भों में अगर भाषा को हम देखते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर इसके अवधारणात्मक पक्ष की चिंता ज़्यादा नहीं की जाती, उसके व्यवहार मूलक पक्ष की चिंता ज़्यादा होती है। चाहे प्रशासन की भी भाषा हम ले लें, इसी में जोड़ सकते हैं इसी क्रम में कि जो प्रशासनिक भाषा होती है उसमें भी व्यवहार मूलकता पर ज़्यादा जोर है। जो राजकाज के काम हैं, जो ऑफिस के कामकाज हैं, उस पर ज़्यादा जोर है और वह कामकाज कैसे कम्युनिकेट हो, कैसे उसमें कामकाज के लिए कोई दुरूहता ना आए, सरलता रहे और वो संप्रेषणीय रहे, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन इस संप्रेषणीयता के पक्ष के साथ साथ, व्यवहार के पक्ष के साथ साथ भाषा का एक गंभीर अवधारणात्मक पक्ष होता है
और वहाँ बहुत सारी चीज़ें अपना अपना काम करती हैं। उन्हीं में से एक सवाल और एक महत्वपूर्ण पक्ष है प्रतिनिधित्व का। मैंने जानबूझकर आज ये विषय रखा है कि जिससे कि हम इसके कुछ पहलू को कम से कम आज की बातचीत में छू सकें। और जब हम प्रतिनिधित्व की बात करते हैं भाषा के अंतर्गत, तो प्रतिनिधित्व का प्रश्न भाषा में संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, भाषा के साथ साथ संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। और जाहिर है कि प्रतिनिधित्व उस प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है जिसके जरिए अर्थ का उत्पादन होता है, यानी भाषा में अर्थ का उत्पादन होता है। और सिर्फ उत्पादन ही नहीं होता बल्कि उसका विनिमय भी हम करते हैं। अर्थ का उत्पादन और विनिमय दोनों ही प्रतिनिधित्व का अहम हिस्सा है। और जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, जब हम कहते हैं प्रतिनिधि, यानी किसी के बदले में आना, कोई और चीज़ है जिसके बदले में किसी और चीज़ को प्रस्तुत किया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि किसी के एक व्यक्ति, वस्तु, घटना या विचार के बदले में किसी अन्य चीज़ को उसका प्रतिनिधि बनाकर पेश करना या प्रस्तुत करना। तो जाहिर है कि जो मूल है, चाहे वो अनुभव हो, यथार्थ हो, या कोई तात्विक चिंतन हो, अथवा और किसी तरह की कोई चीज़ हो, जो मूल है यहाँ उसका पुनर्प्रस्तुतिकरण या उसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस पुनर्प्रतिनिधित्व किए जाने के क्रम में भाषा अपनी अर्थ संरचना का निर्माण करती है। और जो पुनर्प्रस्तुतिकरण है वो एक साथ कई अर्थों को प्रस्तुत करता है। जैसे एक और इसका अर्थ हो सकता है और होता है कि भौतिक रूप से चाहे स्वयं को, चाहे किसी और को, किसी सत्ताधारी के सामने, यानी जिसके पास कुछ कोई पावर हो, कोई शक्ति हो, उसके सामने प्रस्तुत करना। लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ भी है कि किसी के दिमाग में, किसी के मस्तिष्क में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना, यानी अपने को विजिबल बनाना, रिप्रेजेंट करना या प्रतिनिधित्व करना। उसका एक तो है कि किसी सत्ता के समक्ष अपने को, चाहे वो भाषा की सत्ता हो, विचार की सत्ता हो, या पावर का और कोई कंस्ट्रक्ट हो, उसके सामने अपने को पेश करना, उसको अपने को प्रस्तुत करना। इसके साथ ही दूसरा तरीका ये, दूसरा इसका पक्ष ये है कि दूसरों के दिमाग में अपने को विजिबल बनाना, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। जैसे कोई कलाकार या कोई रचनाकार या कोई और तरह का जो कलात्मक अभिव्यक्ति कर सकता है, ऐसा व्यक्ति, वह अगर अपनी कला के द्वारा, अपनी रचना के द्वारा, या अपनी किसी गायन, वादन, नृत्य, चित्र, नाटक, किसी चीज़ के द्वारा अगर अपने विचारों को, अब जो कुछ वो सोच रहा है, उन तमाम चीज़ों को वह दूसरों के लिए विजिबल बनाता है, दूसरों को वह प्रदर्शित करता है, उनके दिमाग में उन चीज़ों को कम्युनिकेट करता है। तो इस तरह से दूसरों के दिमाग में वह अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। तो प्रतिनिधित्व का ये कई लेयर और कई स्तर है। और प्रतिनिधित्व का प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब हम साहित्य की दुनिया को देखते हैं, अथवा अपने बाहर की दुनिया को देखते हैं, या विचार और चिंतन की दुनिया को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इन तमाम जगहों पर आम तौर पर प्रतिनिधित्व के सहारे हमने क्या किया है, खांचों में बांटकर देखना सीखा है, चीज़ों को स्पेशलाइज्ड किया है। हम उसको विशेषीकृत करके अलग अलग खांचों में बांटकर देखना सीखते हैं। यानी प्रतिनिधित्व जाहिर है कि जब कोई घटना या कोई विचार या कोई भाषिक अंश किसी चीज़ की का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह किसी विशेष चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, समग्र का नहीं करता। समग्र में तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी,
लेकिन जब प्रतिनिधित्व किया जाता है तो विशेष का ही या विशेष मुद्दा हो, विशेष विचार हो, विशेष कला रूप हो, उसी का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो ऐसे में प्रतिनिधित्व का जो प्रश्न है उसे खोल कर देखना भाषा के संदर्भ से इसलिए ज़रूरी है कि हम साहित्य में और तमाम अन्य विचार और चिंतन के क्षेत्र में मौजूद जो खेमे बंदियां हैं उसको पहचान सकें। मसलन जब हम अगर आप सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं या अंग्रेजी के भी हैं या किसी अन्य भाषा के भी हैं और इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं, तो हम सबका ये अनुभव है कि हम लोगों ने अपने साहित्य के इतिहास को खांचों में बांटा हुआ है। हम जानते हैं कि वो एक मुकम्मल समग्र इतिहास है उसी भाषाभाषी समुदाय का, चाहे वो हिंदी भाषाभाषी हो या मलयाली भाषाभाषी हो या अंग्रेजी भाषाभाषी हो, वो एक मुकम्मल साहित्य है जो अखंड है, लेकिन हमने उसे खांचों में बांटा है, अपनी सुविधा के लिए बांटा है, लेकिन बांटा है। इसी तरह से न केवल हम काल विभाजन और नामकरण के क्षेत्र में खांचों में बांटकर काम चलाते हैं, बल्कि उसके भीतर भी, अगर एक प्रवृत्ति के भीतर भी, एक कालखंड के भीतर भी अगर हमें किसी रचनाकार का या किसी कलाकार का वैशिष्ट्य बताना होता है तो हम बताते हैं कि वो इस घराने का है, अथवा वो प्रगतिशील है, अथवा वो प्रयोगवादी है, अथवा वो मानवतावादी है। इस तरह का हम विभाजन करते हैं, लेकिन ये विभाजन सिर्फ प्रातिनिधिक तौर पर होते हैं, क्योंकि जिसे हम प्रगतिशील कह रहे हैं उसके अंदर भी संभव हो सकता है और होता है कि वह बहुत सारे प्रयोग करने का इच्छुक हो और उसने किया भी हो। जिसे हम मानवतावादी कह रहे हैं, क्या केवल उसी के अंदर मानवतावाद के सारे गुण हैं? बाकी रचनाकार क्या मानवतावादी भाव से, चेतना से शून्य है? ऐसा नहीं होता, लेकिन हम उसके प्रातिनिधिक लक्षण के तौर पर उसको चिन्हित करते हैं कि यह मानवतावादी है, ये प्रगतिशील है, ये प्रयोगवादी है, ये और किसी वाद का हामी है। तो इस तरह से हम जो खांचे बंदी है साहित्य में भी, कला के विभिन्न क्षेत्रों में भी, चिंतन के बुनियादी क्षेत्रों में भी, उसको हम पहचान सकते हैं और उसको हम काउंटर कर सकते हैं अगर हम भाषा के भीतर प्रातिनिधिकता के सवालों को ठीक ठीक पहचान सकें। और इसी के साथ एक बात और महत्वपूर्ण है कि प्रातिनिधिकता के प्रश्न को कई छोरों से जुड़ा हुआ हम विचार और चिंतन के क्षेत्र में पाते हैं। एक क्षेत्र है इसका यथार्थवाद का, यानी जो प्रातिनिधिक भाव है, विचार है या कोई अवधारणा है, वो कहाँ से आ रही है। उसके पीछे एक तर्क दिया जाता है कि ये सब के सब जो कुछ जैसा है उसको उसी के आधार पर, उसी तरह से यथार्थ के भावभूमि पर पेश किया जा रहा है। यानी यथार्थवाद की जो बहस है उससे प्रातिनिधिकता का सवाल जुड़ा हुआ है, और जो कुछ जैसा है उसका यथातथ्य रूपायन एक तरह से प्रातिनिधिकता में माना जाता है। एक पक्ष उसका ये है जो रियलिज्म और रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को जैसा समाज में है, जैसा दुनिया में है, वैसा ही भाषा के अंदर और भाषा के माध्यम से कला के विभिन्न रूपों के अंदर प्रस्तुत करने का आग्रही है। दूसरा पक्ष वह है जो ये मानता है कि जहाँ भाषा में चिंतन और तमाम चीज़ें, विचार और भाव जो आते हैं वो रिप्रेजेंट होकर तो आते हैं, लेकिन उनमें कोई ना कोई इंटेंशनलिटी भी होती है, निहितार्थ भी होते हैं। और यही वो जगह है जो निहितार्थ वाला जगह है, जहाँ रचनाकार या कलाकार अपनी वैयक्तिक जो विशेषता है उसके लिए गुंजाइश बनाता है। और जाहिर है कि कला के तमाम रूप अपने को किसी न किसी मंतव्य या निहितार्थ के लिए ही उद्घाटित करते हैं। तो एक पक्ष इसका यह भी है। और जो प्रतिनिधित्व का
यथार्थवादी पक्ष है भाषा के अंदर, उसका एक कह सकते हैं कि उसकी एक कमजोरी, सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वह जो कुछ प्रस्तुत किया जाता है उसको यथार्थ मानता है, लेकिन भाषा के अंदर यथार्थ के, उपलब्ध यथार्थ के, दुनिया के यथार्थ के सभी तत्वों को, सभी रूपों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर पाना आज भी संभव नहीं है। आज भी मनुष्य के बहुत सारे भाव, बहुत सारे विचार, बहुत सारे अन्वेषण, बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं जो भाषा में नामित नहीं हुए। तो ऐसे में ये कहना कि भाषा एक ऐसा प्रतिनिधित्व का वाहक है जो समाज में है, यथार्थ में है, उसको वह ठीक ठीक अपने साथ लेकर चली आती है, यह सही वक्तव्य नहीं होगा। इसी तरह से जो भाषा है उसमें प्रतिनिधित्व के प्रश्न को अर्थ के उत्पादन और विनिमय से जोड़कर देखा जाता है, और साथ ही साथ इसका संबंध जहाँ अर्थ का उत्पादन होता है और जहाँ उस अर्थ का विनिमय होता है यानी वितरण होता है, तो इसका संबंध जाहिर है कि किसी समाज विशेष से होगा, किसी समुदाय के भीतर होगा, और जाहिर है उस समुदाय की अपनी संस्कृति भी होगी। तो किसी खास संस्कृति में, किसी खास समुदाय विशेष के भीतर अर्थ का उत्पादन और विनिमय भाषा के अंदर होता है। तो अब भाषा एक तो स्वयं प्रतिनिधि है, और साथ ही साथ भाषा के भीतर भी कई ऐसे तत्व हैं जो प्रतिनिधि या प्रतिनिधित्व का काम करते हैं। मसलन भाषा के भीतर संकेत और छवियां हैं, भाषा के भीतर प्रतीकों की एक पूरी व्यवस्था है। यह भी क्या है, यह भाषा स्वयं प्रतिनिधि है, लेकिन भाषा के भीतर ये सारी चीज़ें भी किसी न किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करती हैं। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एक अच्छे आलोचक के लिए भाषा और भाषिक विश्लेषण के माध्यम से अर्थ का उद्घाटन हमेशा चुनौती से भरा रहा है। आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े आलोचक हैं वे कहीं ना कहीं भाषा के प्रश्न से गंभीर रूप से टकराते हुए नजर आएंगे। हिंदी का ही उदाहरण ले लीजिए, रामचंद्र शुक्ल से लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा तक, नामवर सिंह तक, सभी ने भाषा के ऊपर गंभीरता से काम किया है। भाषा के पुराने नए रूपों को समझने का प्रयास किया है, भाषा के उत्स को जानने की कोशिश की है, और भाषा के प्रकार्य को किसी समाज के भीतर विवेचित करने का प्रयास किया है। तो तमाम आलोचक भाषा के प्रश्न को बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि भाषा महत्वपूर्ण कारक है दुनिया को नामित करने का। इसमें जो रिप्रेजेंटेशन का पक्ष है, प्रतिनिधित्व का पक्ष है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, और संकेतों की सारी व्यवस्था, प्रतीकों की सारी व्यवस्था, बिंब और छवियों की सारी व्यवस्था इसी प्रतिनिधित्व को इंगित करती है, इसी प्रतिनिधित्व को कैरी ऑन करती है। इसलिए भाषा में प्रातिनिधिकता का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके 3 पक्ष हैं। पहला पक्ष तो यह है कि हम भाषा में किसी चीज़ को कैसे प्रदर्शित करते हैं, दिखाते कैसे, प्रतिबिंबित कैसे करते हैं। और ये जो पक्ष है किसी चीज़ को दिखाना या प्रतिबिंबित करना, ये मान के चलता है कि भाषा में अमूमन हम उन्हीं चीज़ों को दिखाते या प्रतिबिंबित करते हैं जो समाज में या उस संसार में मौजूद है। लेकिन भाषा में कई बार ऐसी चीज़ों का भी प्रतिबिंबन होता है कृत्रिम तरीके से, जो समाज में उस रूप में मौजूद नहीं है। अथवा भाषा में कई बार ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो समाज में ठीक उस रूप में नहीं है, लेकिन थोड़ा बदलकर विकृत होकर वो भाषा में आ रही हैं। और कई बार भाषा में ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं आती जो समाज में बहुतायात में मौजूद है। तो बहुत सारी चीज़ भाषा में छूटती भी है, भाषा में सब चीज़ प्रतिबिंबित नहीं होती। इसी तरह से दूसरा सिद्धांत जो इसका है वो निहितार्थ वाला है, जिसको हम भाषा के दूसरे स्तर पर खोलते हैं, देखते हैं, और जो अभिधा अर्थ से थोड़ा आगे जाता है। ध्वनि सिद्धांत इसका आदर्श उदाहरण है, जहाँ पर हम शब्द के
गुणों की बात करते हैं। तो यहाँ अविधा अर्थ जो जो रिप्रेजेंटेशन वाला सिद्धांत है वो अविधा अर्थ तक ही अपने को सीमित रखता है, लेकिन जो निहितार्थ वाला सिद्धांत है वो अविधा से आगे बढ़ता है। अविधा से वो लक्षणा और व्यंजना की तरफ जाता है। लक्षणा में वो फिर रूपक, प्रतीक, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करता है और उन इस्तेमाल किए हुए चीज़ों के साथ वो अपने मंतव्य या निहितार्थ को पोषित करता है, उसको पुष्ट करता है, वैध बनाता है। और तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण पक्ष है वो है इसकी संरचना का, यानी भाषिक संरचना। भाषा की अपनी जो संरचना है वो अर्थ की संरचना को किस रूप से पैदा कर रही है, ये महत्वपूर्ण है। और स्वयं भाषा की संरचना को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रही है और अर्थ की संरचना को निर्मित कर रही है, ये महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा के तीनों ही स्तरों पर, यानी हम चाहे उसके प्रतिबिंबन का स्तर लें या निहितार्थ का स्तर लें अथवा उसकी संरचना का स्तर लें, तीनों स्तरों पर जो प्रतिनिधित्व का सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। खास करके आज के संदर्भ में ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। मैं इसी संदर्भ में अर्थ, प्रतीक और संकेत की बात करना चाहूँगी कि जैसे हम किसी चीज़ को जब वर्णित करते हैं, चित्रित करते हैं या रूपायित करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है? जिस चीज़ को हम वर्णित, चित्रित या रूपायित कर रहे हैं उसके प्रति दूसरों के मन में हमारी कोशिश होती है कि वह उसको स्वीकार करे। खास करके जब कवि, कलाकार, रचनाकार जब कुछ लिखते हैं या हम जब कुछ बोलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम जो कुछ बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, यानी हम जिस संकल्पनात्मक अनुभूति को वैचारिक जामा पहना रहे हैं, वह विचार उसी तरह की संकल्पना के साथ सुनने वाले, पढ़ने वाले या और किसी तरह से ग्रहण करने वाले के भीतर एक तरह के स्वीकार का भाव पैदा करे। यानी रिप्रेजेंटेशन का मोटिव क्या होता है? आपके भीतर स्वीकार का भाव पैदा करना। ये एक तरह से, चाहे वो जो भी विचार और अनुभूति हो, उसके प्रति एक तरह से आपको जागरूक या अवेयर करना भी है ना। किसी विषय के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी अनुभव के बारे में जब हम बताते हैं तो हम ये नहीं चाहते कि हम तो बताते रहें लेकिन सामने वाले को कुछ समझ ना आए। हम ये चाहते हैं कि हम जो कुछ बता रहे हैं सामने वाला उसको समझे भी, उसको समझकर ग्रहण भी करे और एक तरह से रेसिप्रोकेट करे, भाषा में रेसिप्रोकेट करे। तो जाहिर है कि इसके लिए हमें फिर रिप्रेजेंटेशन का सहारा लेना पड़ता है, प्रतिनिधित्व का सहारा लेना पड़ता है, भाषा के उन अंगों का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसकी स्वीकृति समुदाय विशेष में है और वो उन भाव, विचार या घटनाओं को रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरह से जब हम भाषा के भीतर की संरचना में प्रवेश करते हैं तो वहाँ हमें संकेत करने या प्रतीकों के साथ बात करने या उदाहरण इत्यादि के जरिए अपनी बात कहने का भी एक तरह से मौका मिलता है। हम बात करते हैं तो उदाहरण देते चलते हैं, हम बात करते हैं अगर काव्यात्मक भाषा है तो हम प्रतीक और संकेत का ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं। और जितना प्रतीक और संकेत, छवि और कह सकते हैं बिंब किसी कविता की भाषा में होती है, वो शायद और किसी तरह की भाषिक अभिव्यक्ति में नहीं होती। और उसको खोलना ही, उसके चमत्कार का आनंद लेना ही एक तरह से काव्यानंद में भी एक बड़ा हिस्सा, बड़ी जगह घेरता है। पूरा का पूरा अलंकार शास्त्र इस पर खड़ा है। तो यहाँ जब हम किसी संकेत का इस्तेमाल करते हैं, किसी प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं अथवा कोई उदाहरण देते हैं, तो वहाँ हम घटना, वस्तु, विचार, अनुभूति से जुड़ी हुई किसी चीज़ का स्थानापन्न निर्मित करते हैं, है ना। जैसे अगर सादृश्यता का उदाहरण देना हो किसी वस्तु की शीतलता के साथ, तो कहेंगे हिम की तरह शीतल। तो यहाँ हम उस वस्तु को उसको डिस्प्लेस करते हैं और एक नई चीज़ हिम को सामने रखकर उसकी शीतलता का बयान
करते हैं। तो एक तरह से प्रतिनिधित्व में अपने आप जो उसकी संरचना, उसके कंस्ट्रक्ट में जो चीज़ निहित है वह है स्थानापन्न करने का या डिस्प्लेस करने का या उस किसी के बदले में आने का एक भाव। इसमें डिस्प्लेसमेंट भी शामिल है, बदले में आना भी शामिल है, अपने को प्रस्तुत करना भी शामिल है, अपने को जाहिर करना भी शामिल है। तो प्रतिनिधित्व करना या प्रातिनिधिक होना सिर्फ एक अंगी नहीं है, इसमें बहुत सारे आयाम हैं और इसके बहुत सारे ध्वन्यार्थ भी हैं। तो जाहिर है अगर इन तमाम बिंदुओं पर हम बात करें तो आज के संदर्भ में भाषा किस तरह से प्ले करती है इसको समझने में आसानी होगी। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि जब हम प्रतीकों की बात करते हैं, संकेतों की बात करते हैं या मिथकीय घटनाओं की बात करते हैं, मिथकीय घटनाएं भी तो एक तरह से स्थानापन्न ही है। भाषा में मिथक भी स्थानापन्न ही है। ये वास्तविक कितनी घटनाएं हैं लेकिन अनुभवों का स्थानापन्न है। तो इस तरह से हम इन तमाम चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बात इन तमाम चीज़ों के सहारे जब अपनी भाषा में अपने को अभिव्यक्त कर रहे होते हैं तो हम इन कुछ चीज़ों को समानता के आधार पर और कुछ चीज़ों को भेद के आधार पर पहचान रहे होते हैं। यानी प्रातिनिधिकता का प्रश्न केवल स्थानापन्न स्वयं को प्रेजेंट करना, अपने मंतव्य के लिए स्पेस बनाना, दूसरों पर स्वयं को जाहिर करना, अपने को स्वीकृत करवाना, इन तमाम चीज़ों से केवल नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि भाषा के भीतर जब हम प्रतिनिधित्व के पक्ष से विचार करते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है कि हम जब बात कर रहे हैं कुछ प्रतीकों में, बिंबों में, संकेतों में, तो हम कुछ चीज़ों के साथ, कुछ अनुभवों के साथ सादृश्यता का व्यवहार कर रहे हैं। एक उदाहरण दूं, जैसे संकेत का पूरा शास्त्र है, सेमियोलॉजी है। संकेत शास्त्र में संकेतों का जो फर्नांड सास्यूर जिस तरह से साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड की बात करते हैं तो उसमें वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि जो अर्थ है वो चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। चिन्ह यादृच्छिक होते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर हो सकते हैं, उसमें अर्थ जोड़ा जाता है, उसमें मूल्य, वैल्यू सृजित किया जाता है। और इसी तरह से जब हम कोई चिन्ह या संकेत का निर्माण करते हैं तो हम उसे अन्य संकेतों से जो संभावित हो सकते हैं उनसे अलगाते हैं। मसलन जब हम कहते हैं कि उसका रंग गेहुआ है, तो उसका रंग गेहुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका रंग श्वेत नहीं है, गोरा नहीं है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें, भारतीय जनजीवन में जिस तरह की रंग संकल्पना है, सौंदर्य के जो पैमाने हैं, उसमें जिस तरह के चीज़ों की स्वीकृति है, उसमें अगर हम किसी के लिए कहें कि उसका रंग गेहुआ है तो जाहिर है कि इसमें कुछ चीज़ें सादृश्यता की हैं और कुछ चीज़ें भेदकारी हैं, विभेद की हैं। और वो कैसे हैं कि उसका रंग गेहुआ है क्योंकि उसका रंग काला नहीं है, उसका रंग गेहुआ है क्योंकि उसका रंग गोरा नहीं है, और उसका रंग गेहुआ है क्योंकि उसका रंग बिल्कुल श्वेत नहीं है। तो इस तरह से हम बहुत सारे नकार के साथ बहुत सारे अर्थों को खारिज करते हुए एक अर्थ को प्रतिनिधित्व के लिए चुन लेते हैं। तो जब हम प्रतिनिधित्व का सवाल उठाते हैं भाषा के अंदर, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर भाषा के भीतर मौजूद जो विभेद और नकार के अर्थ हो सकते हैं वो कैसे काम करते हैं, और उनके बीच से किसी चीज़ को स्वीकृत कराना, किसी चीज़ को पूरे समाज के लिए, उस भाषिक समुदाय के लिए स्वीकृत कराना कैसे प्रतिनिधि अर्थ का निर्माण करता है। इसी संदर्भ में एक और उदाहरण दूँ आपको स्वस्तिक के चिन्ह का। स्वस्तिक का चिन्ह अपने आप में कुछ नहीं है, वह एक चिन्ह है, लेकिन उसका उपयोग अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग धर्मों में,
अलग अलग जातियों में, नस्लों में अलग अलग तरह से होता है। मसलन अगर स्वस्तिक का चिन्ह एक भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो हमारे लिए वो शुभ और पवित्र है, पूजा का चिन्ह है। लेकिन यही स्वस्तिक का चिन्ह आप नाजी जर्मन को याद करें तो वह एक खास तरह के गोलबंदी और खास तरह की कट्टर विचारधारा का चिन्ह था। तो स्वस्तिक के चिन्ह में अपने आप में कुछ नहीं है। स्वस्तिक का चिन्ह एक चिन्ह है, एक विशेष आकृति है, लेकिन उस आकृति में जो अर्थ है वो अलग अलग कंटेक्स्ट में, अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग तरह से भरे गए हैं। भारत के संदर्भ में और खास करके हिंदू समुदाय के लिए स्वस्तिक के चिन्ह का जो अर्थ है वह अन्य समुदाय के लिए नहीं हो सकता है। उसके लिए वो केवल एक नमूना आकृति हो सकती है। लेकिन और दूसरे तरह के जो समुदाय हैं, जो जर्मन समुदाय है, उसके लिए स्वस्तिक का चिन्ह उसके आर्य नस्ल का और हिटलर द्वारा उसमें जो बहुत सारे और वैचारिक जो कट्टरतावाद है उसका भी एक निशानी बन सकता है। तो इस तरह से एक चिन्ह अपने आप में कुछ नहीं होता। इसी संबंध में हम कह सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु का नाम उच्चारित करते हैं तो हमारे और सुनने वाले दोनों के मन में, मस्तिष्क में एक चित्र बनता है। जब हम कोई वस्तु का नाम उच्चारित करते हैं तो जैसे पानी या कलम या और कोई वस्तु, तो सुनने वाले के मन में भी और जो बोल रहा है उसके मन में भी एक चिन्ह, एक चित्र बनता है और उससे हम शब्द और उस वस्तु के बीच का जो संबंध है उसको पहचानते हैं। मसलन, लेकिन ये तब हो सकता है जब हम दोनों, यानी बोलने वाला भी और सुनने वाला भी, एक ही भाषिक समुदाय का, एक ही भाषिक संस्कृति का हिस्सा हो। अगर हम किसी अन्य भाषाभाषी समुदाय के सामने या अन्य किसी भाषिक संस्कृति वाले समुदाय के सामने जाकर कलम और पानी कहेंगे तो वह शायद न समझ पाए। तो ऐसे में हम भाषा के प्रतिनिधित्व के लिए अब स्वयं उस भाषा के बोलने वाले लोगों के समुदाय की आवश्यकता महसूस करते हैं और होती है। ठीक है। और इस तरह से हम पहचानते कैसे हैं? एक भाषाभाषी स्वयं उस चीज़ को पहचानेगा कैसे? मान लीजिए हमने कलम कहा और अपने ही भाषिक समुदाय के आगे हमने कलम कहा, ठीक, और आपके अनुभव का हिस्सा होगा कलम। तो मान लीजिए अभी बहुत सारे लोग और ज़्यादातर लोग समझ जाते हैं कि कलम का अर्थ है लेखनी, ये जिससे हम लिखते हैं। लेकिन अब जो इतने सारे हमारे पास गैजेट्स आ रहे हैं, उन गैजेट्स का इस्तेमाल कैसे होता है, उसमें किस चीज़ का क्या नाम है, किसी अशिक्षित व्यक्ति के सामने अगर आप कहेंगे, चाहे वो आप ही के भाषिक समुदाय का व्यक्ति क्यों ना हो, वह नहीं पहचान पाएगा, या उसके उपयोग की जो भूमिका हो सकती है वह नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे में क्या ज़रूरी है? क्या भाषा को कम्युनिकेट करने के लिए, उसके प्रातिनिधिक रूप को कम्युनिकेट करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो ये कि जो बात कही जा रही है वो हमारे दृश्यमान संसार का हिस्सा हो और अनुभव का भी हिस्सा हो। दृश्यमान संसार का हिस्सा हो और अनुभव का हिस्सा ना हो तो कहने पर भी हम उस काम को, उस भाषा के जरिए उस काम को या उस चीज़ को या उस नाम को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जैसे किसी निरक्षर व्यक्ति के सामने मोबाइल के विभिन्न पक्षों को तो वो इस्तेमाल करता है, बता देगा, लेकिन अगर आप लैपटॉप या किसी और जटिल गैजेट्स को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की चर्चा अगर आप करें तो वह शायद कुछ भी ना समझे, चाहे आप हिंदी में ही क्यों ना बोल रहे हों, लेकिन उसके लिए वह काला अक्षर भैंस बराबर है। तो ऐसे में दृश्यमान जगत का संपर्क और साथ साथ अनुभव जगत का संपर्क भाषा के प्रातिनिधिकता के लिए आवश्यक तत्व है। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके साथ ही साथ प्रतिनिधित्व की जो हम बात करते हैं तो प्रतिनिधित्व की दो व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वह व्यवस्था जिसमें सभी तरह की वस्तुएं, व्यक्ति और घटनाएं, अवधारणाओं की प्रणालियां
अथवा मानसिक प्रतिनिधित्व के जरिए अंतर संबंधित चीज़ें आती हैं। और इसमें अर्थ मूलतः हमारे चिंतन की अवधारणाओं और छवियों की व्यवस्था पर निर्भर करता है, जो दुनिया के पर्याय तथा प्रतिनिधि के रूप में आता है। प्रतिनिधित्व की दूसरी व्यवस्था बहुत जटिल स्तर पर काम करती है। पहली व्यवस्था तो हमारे चिंतन की अवधारणाओं और छवियों पर निर्भर करती है और दुनिया के प्रतिनिधि के रूप में आती है। लेकिन प्रतिनिधित्व की जो दूसरी अवस्था है वो बहुत जटिल स्तर पर हमें समझने में मदद करती है कि जब हम व्यक्ति या भौतिक संसार को देखते हैं तो जो अवधारणाएं हमारे दिमाग में बनती हैं उसका जन्म कहाँ और कैसे हो रहा है। एक तो उन अवधारणाओं में सोचना जो भौतिक जगत की हैं, और दूसरी व्यवस्था उस जटिलता की तरफ हमारा ध्यान जाना जो उन अवधारणाओं और भौतिक संसार को देखते हुए हम महसूस करते हैं या सोचने पर बाध्य होते हैं कि इनका उत्स क्या है, ये कहाँ से आ रही हैं, इनका आधार क्या है। क्या इनका आधार चिंतन या विज्ञान या समाज या इन सब के अंतर संबंध से जो एक कह सकते हैं कि इनकी जो सत्ता मूलकता है वहाँ से आ रही है, अथवा ये केवल सामान्य व्यवहार के शब्द हैं। इन तमाम जटिलताओं को हम ये तय कर पाते हैं जब हम भाषा व्यवस्था के इस दूसरे स्तर पर सोचते हैं कि जो भाषा हम व्यवहार में बरत रहे हैं ये आ कहाँ से रही है। ये केवल कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, बल्कि इसमें जटिल अवधारणाएं हैं जो कम्युनिकेशन के साथ साथ अन्य सत्ता संरचनाओं से अपना संबंध निर्मित करती हैं और समाज के लिए बिना जाहिर किए, बिना स्पष्ट किए, बिना किसी को महसूस हुए, जाहिर तौर पर महसूस हुए, ये अपना काम करती हैं कि समाज के लिए एक खास दिशा का निर्धारण करती हैं कि समाज को ऐसा होना चाहिए, समाज को ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, समाज में इन मूल्यों को रहना चाहिए, इन मूल्यों को खत्म हो जाना चाहिए, अथवा इन पर बात किया जाना चाहिए, इन पर बात नहीं की जानी चाहिए, इस चीज़ की सराहना होनी चाहिए और इस चीज़ की उपेक्षा होनी चाहिए। ये सटल तरीके से भाषा अवधारणात्मक स्तर पर दूसरा जो उसका पायदान है उस पर ये काम करती है। पहले पायदान पर तो लगता है कि ये अलग अलग क्षेत्रों से ये भाषा, ये शब्द, ये विन्यास आए, लेकिन जो उसका जटिल अवधारणात्मक संरचनात्मक रूप है वहाँ पर ये उसके उद्गम और उसके तमाम रूपों का जब हम उत्खनन करते हैं तब हम पाते हैं कि दरअसल ये भाषा प्रच्छन्न तरीके से समाज को मोल्ड करने का, समाज को एक तरह से दिशा निर्देश देने का भी काम कर रही है। और भाषा में जो जगह जिन चीज़ों के लिए तय हो रही है वो समाज में भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जगहों को तय करने में मदद कर रही है। ठीक है, इसी को हम भाषा की प्रातिनिधिक व्यवस्था कहते हैं। जैसे प्रातिनिधिक व्यवस्था में अभी मैंने चर्चा की कि दो पक्ष हो सकते हैं जब हम भाषा के संदर्भ से बात करते हैं, तो कि भाषा खास करके संकेत और बिंब और प्रतीक और तमाम चीज़ों के स्तर पर कुछ चीज़ों में ये समानता का व्यवहार करती है, कुछ चीज़ों में ये भिन्नता का व्यवहार करती है। भाषा की प्रातिनिधिक व्यवस्था में समानता और भिन्नता के आधार पर अंतर किया जाता है। मसलन एक उदाहरण दूँ, हम लोग आज भी, छोटे बच्चे और हम सब बड़े भी एक खेल खेलते हैं जिसमें कुछ नहीं जाता, कोई हमारे लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस उंगलियों से खेल खेलते हैं। और वो क्या है? चिड़िया उड़, घोड़ा उड़, और फिर अगर कोई घोड़ा उड़ कर पर उंगली उठा देता है, यानी उड़ाने वाला जो खेल होता है जो बच्चे खेलते हैं। अक्सर हम लोग टाइम पास करने के लिए जब बच्चों के साथ बैठते हैं तो बच्चे ये खेल खेलते हैं और वो कहते हैं कागज उड़, पक्षी उड़, तो ये कन्फ्यूज़न रहता है। अब आप देखिए कि चिड़िया उड़, हवाई जहाज उड़, कागज उड़, पक्षी उड़, ये चिड़िया भी उड़ सकती है, कागज भी उड़ सकता है, हवाई जहाज भी उड़ सकता है, लेकिन घोड़ा नहीं उड़ सकता। तो पहला जो अंतर है वो यहाँ आया कि चिड़िया तो उड़ेगी लेकिन घोड़ा नहीं उड़ेगा। और यहाँ पर अगर हमने घोड़ा उड़ पर हाथ उठाया तो ये हमें जाहिर तौर पर सज़ा मिलेगी या हम गेम से आउट हो जाएंगे।
लेकिन अब सवाल है कि चिड़िया उड़ सकती है, कागज भी उड़ सकता है। यहाँ भी अंतर है। दो एक ही तरह के काम करने वाले या एक ही तरह के प्रयोग में आने वाली या एक ही तरह की प्रवृत्ति वाली दो चीज़ों के बीच भी अंतर भाषा के सहारे भाषा में होता है, और ये भाषा इसको संकेतित करती है। तो चिड़िया भी उड़ेगी और कागज भी उड़ेगा और हवाई जहाज भी उड़ेगा, लेकिन फिर यहाँ एक नकार दाखिल होता है, नेगेशन दाखिल होता है। और वो नकार क्या है कि जैसे चिड़िया उड़ेगी वैसे कागज नहीं उड़ेगा, वैसे हवाई जहाज नहीं उड़ेगा। तीनों की गति में और प्रकृति में अंतर है। तीनों तीन अलग अलग चीज़ें हैं। उड़ने की क्रिया एक है, लेकिन जो उड़ने का कर्ता है वो अलग अलग है, सब्जेक्ट अलग अलग है, इसलिए इसमें अंतर है और एक का उड़ना दूसरे के उड़ना के समान नहीं है। तो भाषा इस तरह से एक ही चीज़ों की व्यवस्था के बीच, एक ही तरह की प्रवृत्ति वाली चीज़ों के बीच भी अंतर करती है। और भाषा में ये पक्ष, भाषा केवल व्यवहार की चीज़ नहीं है। भाषा व्यवहार में हमारे बहुत सारे उपयोगमूलक कामों को संपन्न करती है, लेकिन भाषा बहुत सारे विभेद के रूपों को जन्म भी देती है, और ये सब कुछ वो प्रातिनिधिकता के नाम पर करती है। इसी में हम करते क्या है कि भाषा के अंदर हम कुछ खास कोड्स का इस्तेमाल करते हैं। भाषा अपने आप में कोड है, लेकिन भाषा के अंदर भी हम कुछ खास कोड्स का इस्तेमाल करते हैं इस प्रातिनिधिकता के स्वरूप को कायम रखने के लिए। और अगर ये कोड ठीक उसी तरह से डिकोड हुए जैसे हमने इस्तेमाल किया, तब तो संप्रेषण सफल है। कई बार कोड ठीक वैसे इस्तेमाल नहीं होते, डिकोड नहीं होते, और संप्रेषण असफल भी होता है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो कोड भाषा में चुने गए हैं, अन्य भाषा भाषी समुदाय के लोग या उसी भाषा के समुदाय के अन्य लोग उस कोड को उसी रूप में पहचानें। अगर वे नहीं पहचानेंगे तो उनको भाषा नहीं आएगी। हिंदी में जल कहने से या पानी कहने से जिस वस्तु का बोध होता है, जाहिर है कि समस्त हिंदी भाषा भाषी लोग जल और पानी से वही अर्थ ग्रहण करें। अगर हम जल कहते हैं और कोई हिंदी बोलने वाला, समझने वाला व्यक्ति जल के बदले चॉकलेट लेकर आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे? उसको हिंदी नहीं आती, क्योंकि मैंने तो पानी मांगा था, जल मांगा था, वो चॉकलेट लेके आ रहा है या चाय लेके आ रहा है। तो एक व्यक्ति अगर भाषा में प्रयुक्त इन कोड्स का इस्तेमाल नहीं करता जो भाषा में मौजूद हैं और अन्य लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, तो वह इनसेन माना जाएगा, पागल माना जाएगा। वह सामान्य मस्तिष्क का व्यक्ति नहीं माना जाएगा, चाहे वह उसी भाषिक समुदाय का, संस्कृति का हिस्सा क्यों न हो। तो भाषा के जो कोड्स हैं वो अपने रूपों को, स्थापित रूपों को अपने बोलने वाले समुदाय से मनवा लेते हैं, उनको मानना होता है। अच्छा, ये मानकर आप क्या करते हैं? कोई समुदाय, कोई व्यक्ति किसी खास समुदाय में रहता है और उस समुदाय के भाषिक कोड्स का जो है वहाँ मौजूद पहले से, उस भाषिक कोड का वह इस्तेमाल करता है। तो ऐसा करके वो क्या करता है, क्या प्राप्त कर लेता है? भाषा की समझ तो प्राप्त करता है, उस भाषा को बोलना उसको आ जाता है, बरतना आ जाता है, व्यवहार करना आ जाता है, लेकिन उसके साथ और क्या पाता है? ये सोचने वाली बात है। उसके साथ वो जो चीज़ पाता है वो है कि भाषा के साथ कनेक्टिविटी, उस विशेष भाषा के साथ किसी एक व्यक्ति की जो उस समुदाय का है कनेक्टिविटी उसको एम्पावरमेंट देती है। उसको लगता है कि वह अकेला नहीं है। हिंदी बोलने वाले करोड़ों लोग हैं, बांग्ला बोलने वाले करोड़ों लोग हैं, मलयाली बोलने वाले करोड़ों लोग हैं, तो उनके साथ वह भी एम्पावर्ड है, वह भी सशक्त है, वह अपना एक तरह से सबलीकरण महसूस करता है। और आप देखेंगे कि इस भाषिक छटपटाहट का जो इमोशनल इसका रिपरकशन है, इमोशनल भावुक नतीजा है, वो उन जगहों पर, उन स्थितियों में ज़्यादा स्पष्ट आपको दिखाई देगा जब आप विदेश चले जाएं।
और आपसे आपकी भाषा में बोलने वाला कोई ना हो। आप दूसरों की भाषा में या विदेशी भाषा में अपने को अभिव्यक्त करने पर बाध्य हों। उस समय जो छटपटाहट होती है आपके मन में कि कोई तो मिले जिससे अपनी भाषा में बात कर सके, और आपकी दोस्ती तुरंत ऐसे व्यक्तियों से होती है कि आप ऐसे व्यक्तियों की तरफ आकर्षित होते हैं जो आपकी भाषा आपसे बोल रहा हो। तो ये एक चीज़ महत्वपूर्ण है। तो उस कोड को जब कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो वह अपने को भी एम्पावर्ड करता है जब वो भाषा के कोड को इस्तेमाल करता है। लेकिन सभी एम्पावरमेंट का ये एक लेवल है। हर व्यक्ति भाषा के कोड का इस्तेमाल करते हुए एम्पावर्ड होता हो, यह एकांश में ही सही है, क्योंकि भाषा के भीतर भी डिसएम्पावरमेंट के, भाषा के भीतर भी कमज़ोर और न्यून बनाने के बहुत सारे पक्ष मौजूद हैं। और ऐसे में भाषा का यह जो सबलीकरण वाला पक्ष है वह एकांगी और एकांशिक ही है, क्योंकि इस भाषा में रिप्रेजेंटेशन के सवाल पर हम देखते हैं कि भाषा में हर वर्ग, हर तबका, हर समुदाय, एक समुदाय के भीतर के बहुत सारे उप समुदाय, इन सब का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इन सब के अनुभवों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ऐसे में हर व्यक्ति केवल भाषा का उपयोग करके एम्पावर्ड हो जाएगा, ये कहना भी एकांगी या एकांशिक एकांश में ही सत्य है। लेकिन सत्य है, बिल्कुल इसे खारिज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में जब हम कोड्स को समझते हुए भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि भाषा क्या है? दुनिया को समझने का अवधारणात्मक नक्शा है, और ये नक्शा साझा होता है। दुनिया को हम अवधारणात्मक तरीके से समझ पाते हैं, और ये नक्शा, जो अवधारणात्मक नक्शे के आधार पर जब हम दुनिया को समझते हैं तो ये नक्शा साझा होता है, कॉमन होता है, एक समुदाय और एक बड़े समाज का हिस्सा होता है। इसी तरह से भाषा के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो ये तो जाहिर है कि भाषा में केवल यथार्थ या वास्तविक दुनिया की ज्यों की त्यों प्रस्तुति नहीं होती, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों की भी प्रस्तुति होती है जो दुनिया में मौजूद नहीं है और वास्तविक नहीं है, लेकिन वो भाषा में हैं। और ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो दुनिया में हैं वो भाषा में नहीं है। बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ जो समाज में हैं, लेकिन भाषा में उससे जुड़े शब्द, उससे जुड़े भाव और अर्थ और विन्यास गायब है। ऐसा होता है। तो भाषा के संदर्भ में हम जब बात करते हैं तो इन तमाम पक्षों को ध्यान रखें। और इसमें दो चीज़ और भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज के संदर्भ में जिस तरह की भाषा को हम देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी को ही ले लीजिए, आधुनिक काल की जो खड़ी बोली हिंदी है, तो उसमें भाषा के कई सारे पक्ष, कई सारे उसके कंपोनेंट्स नए रूप में दाखिल हुए, उसके पुराने रूप को छोड़ते हुए। जैसे भाषा के बदलाव और प्रतिनिधित्व का जो महत्वपूर्ण पक्ष है, उसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष है अर्थ के निर्माण का, यानी शब्द भंडार जिस पर टिका हुआ है ना, और वाक्य विन्यास जिस पर टिका हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है भाषा में, अगर वाक्य विन्यास के संदर्भ में बात करें खड़ी बोली हिंदी के संदर्भ में, तो उसका एक और महत्वपूर्ण पक्ष होता है कि भाषा में हम लिंग का निर्धारण कैसे करते हैं, यानी जो जेंडर आइडेंटिटी है वो कैसे भाषा में निर्मित होती है, और उसमें हम कितने तरह के लिंगों से काम चलाते हैं, जेंडर को कैसे देखते हैं, उसके प्रति हमारी संवेदनशीलता किस तरह की है। और तीसरा, जो बहुसांस्कृतिक समाज में जो अलग अलग तबके के लोग हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए जो पर्यायवाची शब्दों का होना अति आवश्यक है। ये माइक बंद कर ले अर्चना जी।
माइक बंद कर लें अर्चना जी। अर्चना मैम, आपका माइक ऑन है, कृपया म्यूट करें। म्यूट कर रही हूँ। तो भाषा के संदर्भ में खड़ी बोली हिंदी की बात हम कर रहे हैं कि खड़ी बोली हिंदी में जो परिवर्तन आधुनिक काल के संदर्भ में हम देखते हैं, तो और एक नई भाषा गद्य भाषा का विकास देखते हैं, जो चिंतन और अवधारणा की बहुत महत्वपूर्ण जगह है गद्य, उसका विकास देखते हैं। तो उस संदर्भ को अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि भाषा के बदलाव और अर्थ निर्माण का जो एक महत्वपूर्ण एरिया है शब्द भंडार, उसके बाद जो लिंग और लिंग के निर्धारण का जो पूरा प्रकल्प है वो महत्वपूर्ण है। तीसरा महत्वपूर्ण एरिया है जिसमें हम बहुसांस्कृतिक समुदायों की उपस्थिति को देख सकते हैं या गायब देख सकते हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। तो उसमें हम पर्यायवाची शब्दों को रख सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द और कितने पर्यायवाची शब्द एक अनुभव के एक खास तरह की घटना या अनुभव के कितने पर्यायवाची शब्द किसी भाषा में मिल रहे हैं। इसी तरह से हम विपरीतार्थक शब्दों को भी देख सकते हैं। जब हम विपरीतार्थक शब्द बनाते हैं भाषा के अंदर, और आज भी व्याकरण का ये अहम हिस्सा है, जब हम किसी भी भाषा का व्याकरण पढ़ाते हैं तो अपोजिट वर्ड्स या विपरीतार्थक शब्द, दो समानार्थी शब्द, एक शब्द के लिए कई शब्द, जेंडर, अर्थ निर्माण के तमाम क्षेत्र, शब्द भंडार, ये सब पढ़ाते हैं। तो इसमें हम जो बहुत सारे पक्ष ऐसे देखते हैं जो नई चेतना, नई धारणा जो पहले नहीं थी उसको संकेत करती है। उसके निर्मित होने की पूरे इतिहास को अगर आप भाषा के इन परिवर्तनों के सहारे अध्ययन करना चाहें तो आप बहुत सारे डिस्कोर्सेस को जो कैसे जन्म ले रही है इन तमाम एरियाज के तहत पहचान सकते हैं। मसलन कुछ उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो एक बड़ा कह सकते हैं, एक बड़ा विवादित लेकिन स्थापित मत है कि भारत और भारतीय जो लोग हैं ये संघर्ष में विश्वास नहीं रखते। भारतीय लोग संघर्ष में विश्वास नहीं रखते, जबकि सच्चाई क्या है कि हम लोग लगातार विदेशी आक्रमणों से, विदेशी हुकूमतों से, औपनिवेशिकता की दास्ता से प्रभावित रहे और जाहिर है संघर्ष भी करते रहे होंगे और रहे हैं, उसका इतिहास है, मिलता है। लेकिन जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति संघर्ष की संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति तो समरसता की संस्कृति। हमारा पूरा साहित्य हमको ये कन्विंस करके देता है, हमारा चिंतन यानी फिलॉसफी, दर्शन का क्षेत्र हमें कन्विंस करके बताता है कि हम समरसता में और वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते रहे हैं। संघर्ष में हमारा कोई विश्वास नहीं रहा है। हम तो कभी बाहर गए नहीं, हमने तो किसी का नुकसान किया नहीं, इस तरह की धारणाएं। आप जयशंकर प्रसाद की कविता ले लीजिए या कामायनी को उठा लीजिए या अगेय तक चले जाइए। इन सब के चिंतन में अगेय का एक उदाहरण मैं दूं, एक बूंद सहसा उछली, उसे पढ़िएगा और पढ़ा हो तो याद कीजिए। वहाँ अगेय ने बहुत साफ लिखा है कि जो यूरोपीय चिंता दृष्टि है वो संघर्ष से विकास करती है और जो भारतीय चिंता दृष्टि है वह संघर्ष से नहीं बल्कि समरसता से और सामंजस्य से, आपस में शांति और प्रेम से अपना विकास करती है। ठीक है, यानी संघर्ष हमारा क्षेत्र नहीं रहा है। इसलिए भारत में कभी क्रांति नहीं हुई। यूरोप क्रांतियों का देश है, भारत क्रांति का देश नहीं है। ये अगेय की पुस्तक जो यायावरी की पुस्तक है, यात्रा वृत्तांत है, एक बूंद सहसा उछली में है। इसी तरह से कामायनी को याद कीजिए। कामायनी में जयशंकर प्रसाद की पूरी थियरी यही है कि हम अपने में सब कुछ भर व्यक्ति कैसे विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, सबका नाश करेगा। अथवा वो कहते हैं कि समरसता है, समरसता का सिद्धांत वो पेश करते हैं, आनंदवाद और समरसता का सिद्धांत पेश करते हैं
और इसके सहारे वो संसार के विकास का एक संदेश देते हैं और इसे भारतीय दर्शन के संगति में प्रस्तुत किया जाता है। जो कुछ वो प्रस्तुत कर रहे हैं वो अचानक कामायनी में जयशंकर प्रसाद नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, बल्कि उसके पीछे भाषा की, चिंतन की और इंटेलिजेंसिया की, वैदुष्य की एक पूरी परंपरा है जिसके तहत ये बताया गया है और उसी को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कामायनी में, भाषा के जरिए, अपने चिंतन के धरातल पर वैयक्तिक अभिव्यक्ति के जरिए। तो इस तरह से कामायनी एक उदाहरण है। प्रसाद की अन्य कविताएं, नाटक भी इसका उदाहरण है। अब उनकी अन्य कविताओं में एक मुझे अभी याद आ रहा है कि किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, और जगे हम लगे जगाने विश्व। इस तरह की जो कविताएं हैं उनकी, उसको भी हम अपने जेहन में रखें। तो ये जो एक सिद्धांत, एक नज़रिया पेश किया जाता है कि भारतीय जीवन में, भारतीय समाज में द्वंद्व और संघर्ष नहीं रहा है। ये क्या आज की जो आज के या आज के पहले की भी जो समाज व्यवस्था थी, जो संस्कृति है या थी, उसके अनुकूल पड़ता है? अगर भारतीय समाज में कभी कोई द्वंद्व या संघर्ष नहीं रहा होगा तो इतनी विषमतामूलक जीवन पद्धति, इतनी विषमतामूलक सामाजिक संस्कृति हमने निर्मित कैसे की? समरसता हमारे समाज में आई क्यों नहीं? इतना भेदभाव क्यों रहा? तो भाषा में हम कुछ ना कुछ छुपाने का काम तो कर रहे हैं। साहित्य उसका एक एक्सटेंशन है। हम साहित्य में भी वही काम कर रहे हैं और भाषिक अवधारणाओं को जो बैकिंग मिलती है, उसको जो सहयोग मिलता है, वो साहित्य से, दर्शन से, इतिहास से और तमाम अन्य सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाओं से मिलता है। इसमें जो लोग हाशिए पर हैं, जो लोग मूक कर दिए गए, चुप कर दिए गए, उनकी चर्चा नहीं होती। एक और उदाहरण आपको दूं। मान लीजिए कि भाषा में जो अनुभव है, उसमें क्या वो अनुभव, जितने अनुभव हम मानव जीवन में करते हैं, व्यक्तिगत जीवन में करते हैं, सामाजिक जीवन में करते हैं, वे सबके सब अनुभवों के लिए क्या भाषा में शब्द हैं? नहीं है। आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, जो अगर शरीर में ही कहीं दर्द है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ठीक ठीक शब्द आपको डॉक्टर के सामने नहीं मिलता। आप कहते हैं कुछ अनईजी लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या अच्छा नहीं लग रहा और कैसा महसूस हो रहा है, उसके लिए ठीक शब्द नहीं मिलता। ये तो सामान्य लोगों के अनुभव की बात कर रही हूँ, जनरलाइज करके बात कर रही हूँ। लेकिन अगर विशेष अनुभवों की मैं बात करूँ, जैसे मातृत्व का एक अनुभव, तो मातृत्व के अनुभव के संदर्भ में अक्सर ये कहा जाता है कि मातृत्व का बहुत ही सुखद चीज़ है। लेकिन स्त्रियों से पूछिए, स्त्रियों से जानने की कोशिश कीजिए कि क्या सभी स्त्रियों के लिए मातृत्व एक सुखद चीज़ है, सुखद अनुभव रहा है? लेकिन ऐसा भाषा में हुआ नहीं है। भाषा में ऐसे शब्द आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे जहाँ स्त्रियों ने बताया हो कि मातृत्व के दौरान उनको किन पीड़ाओं से गुजरना पड़ा, किन आशंकाओं से जूझना पड़ा, किन तकलीफ़ों से वो निकली और किस तरह से उनका एक तरह से पुनर्जन्म हुआ। ये अनुभव शब्द में दर्ज नहीं है। और जो मातृत्व से जुड़े हुए तमाम जितने सामाजिक संबंध हो सकते हैं, उनको हाईलाइट किया गया, उनको एक तरह से ज़्यादा फोकस करके, ज़्यादा ग्लैमराइज्ड करके पेश किया गया कि माँ तो सर्वोपरि है। माँ को किसी के दुख के लिए माँ को दुखी होना चाहिए, संतान के दुख के लिए विशेष तौर पर माँ को दुखी होना चाहिए, और संतान के लिए माँ तो कुछ भी कर सकती है, हत्या भी कर सकती है। हत्या की स्वीकृति स्त्री के ऊपर किए गए तमाम अपराधों के लिए अगर स्त्री हत्या कर दे तो उसकी माफ़ी नहीं है, लेकिन अगर अपने संतान को बचाने के लिए स्त्री किसी की हत्या भी कर दे तो उसकी स्वीकृति है। यानी सामाजिक जीवन में उसकी स्वीकृति है, जो जनचेतना है उसमें उसकी स्वीकृति है। वहाँ उसको कोई गलत नहीं कहेगा। वो जानवर भी अपने बच्चे को बचाने के लिए दूसरों पर हमला कर देता है, तो वह तो मनुष्य है। तो इस तरह की जो हिंसक कार्रवाइयाँ हैं, वहाँ तक की स्वीकृति मातृत्व जैसी कोमल भावना के साथ
जोड़ दी गई है, लेकिन मातृत्व के साथ जुड़े हुए जो अन्य विविध अनुभव हैं उसमें सिर्फ एक अनुभव को दर्ज किया गया है जो सुखदायक है, जो संतुष्टिदायक है, जो जिसको कहते हैं अब माँ बनकर तमाम सुख प्राप्त कर लिया। लेकिन ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो जो माँ नहीं बनी हैं, क्या वो दुखी हैं? या जिसको महादेवी वर्मा कहती हैं श्रृंखला की कड़ियाँ में कि भारत में माँ तो बहुत है, संतान तो बहुत सारी स्त्रियों के पास है, लेकिन माँ होने का गौरव कुछ ही स्त्रियों के पास है। तो ऐसा क्यों कहती है? सोचने वाली बात है, क्योंकि संतान पैदा करना माँ होना नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इन पर चर्चा नहीं की जाती। तो कुछ ऐसे स्त्रियों के और भी बहुत सारे अनुभव होंगे, वंचितों के होंगे, अल्पसंख्यकों के होंगे, आदिवासियों के होंगे, जिनको अभी भी भाषा में ठीक ठीक शब्द नहीं मिला, उनका प्रतिनिधित्व भाषा में नहीं हुआ। तो ऐसे में भाषा जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं वो एक मुकम्मल भाषा है, और वो एक सुसंस्कृत भाषा है, और उसको अब और कहीं आगे नहीं जाना है, ऐसा नहीं है। भाषा में बदलाव करना होगा, भाषा में बदलाव, सामाजिक जीवन में बदलाव और सामाजिक चेतना में बदलाव के साथ साथ उसके प्रातिनिधिक रूपों में भी बदलाव करना होगा। और पुराने शब्दों में जब तक बदलाव की चेतना के अनुकूल भाषिक शब्द नहीं मिल जाते, उन अनुभवों को ठीक ठीक प्रातिनिधिक शब्द नहीं मिल जाते, तब तक पुराने शब्दों से काम चलाना पड़ेगा और उनमें नए अर्थ भरने पड़ेंगे। कई पर्यायवाची जो पिछले समय में हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है, उनको पुनर्जीवित करना पड़ेगा, और उसका इस्तेमाल हम नए चेतना के साथ नए अनुभवों को द्योतित करने के लिए करेंगे। तभी हम कह सकते हैं कि भाषा सच्चे अर्थों में प्रातिनिधिक है। प्रातिनिधिक होने का अर्थ यह है कि उन तबकों के लिए भी जिनकी आवाज़ नहीं है, उन तबकों के लिए भी जो पढ़े लिखे शिक्षित नहीं हैं, जो अपनी बात शिक्षित समाज को कन्वे नहीं कर सकते, उनके लिए भी भाषा के शब्द मौजूद हों, भाषिक अभिव्यक्तियाँ मौजूद हों, और उनका रिप्रेजेंटेशन भाषा में हो, उनके दुख दर्द अनुभवों का रिप्रेजेंटेशन भाषा में हो। और ये प्रतिनिधि होने का अर्थ केवल उपस्थित होना नहीं है, किसी के बदले उपस्थित होना नहीं है। प्रतिनिधि होने का अर्थ है कि जो अनुपस्थित है, जो मूक है, जो चुप कर दिया गया है, उसके लिए भी आप आवाज़ बनकर, उसके शब्द बनकर उभरे। और आज के लिए मुझे लगता है कि हमारे कन्वेनर झांक रहे हैं, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार मैम। हेलो जी 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 विजया बहुत जी। अच्छा मैम, बहुत ही अच्छा। अभी औपचारिक धन्यवाद तो खैर मुझे दिया जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा रहा। मैं बीच में बोल नहीं रही थी, बहुत ध्यान से सुन रही थी, काफी अच्छा रहा। बहुत सौभाग्य की बात है कि मैंने आपको सुना। मैं बहुत टाइम से सुन रही थी, कब नाम से सुन। आप कहाँ पर हैं विजया जी? जिनके पास कोई सवाल हो, कृपया आप अपने सवाल रख सकते हैं मैम के सामने, अगर चाहें तो।